वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो ये वैकेंसी आई है आपके अपर पीसीएस यानी प्रवर अधीनस्थ सेवा की। तो इसके विषय में कुछ आपको बताएंगे। कल जो इसका वो आया था, एक नोटिफिकेशन आया था, आज इसका विज्ञापन जारी हो गया है। तो ये प्रकाशन की तिथि आप जैसे पढ़ सकते हैं कि 14 मार्च 2024 और आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है आपके 3 अप्रैल 2024। ठीक है, आपकी जो परीक्षा शुल्क या फीस जो है वो भी जमा करने की लास्ट डेट कब है आपकी 3 अप्रैल। और अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई है फॉर्म में तो उस फॉर्म में ऑनलाइन जो हमने फॉर्म सबमिट करना है उसमें अगर कोई करेक्शन आपको करना है तो वो कब करेंगे आप 9 अप्रैल 2024 से यहाँ पे आपके 18 अप्रैल 2024 तक। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्टार्टिंग की है। ठीक है, अब इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश हैं, हमारे क्या हैं वो देख लेते हैं। ये जो हमारे नकल विरोधी हैं वो लगाई जाएंगे इस पर। ठीक है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमें क्या करना है, अपना जो क्षैतिज आरक्षण वगैरह से संबंधित है वो भी हमें मेंशन करना है क्या क्या हमारा है। ठीक है, ये देखिए अंतिम तिथि 3 अप्रैल तक आप क्या करें, विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अवश्य धारित करते हूँ। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आप जितनी जल्दी हो सकते अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और फर्जी प्रमाण पत्र हमें इसमें नहीं लगाने हैं। ठीक है, फीस भी हमने जो भरनी है वो देखिए कैसी है। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से ही क्या होगा यहाँ पर आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। तो फीस कैसे जमा करनी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू। अन्य प्रकार से किया गया कोई भी आवेदन परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इसकी फीस सबमिट करनी है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि या उससे पूर्व अगर आवेदन पत्र में त्रुटि हो गई है और अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, लेकिन फीस वापस नहीं हो गई। यानी 3 अप्रैल की लास्ट डेट तक अगर आपसे आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो गई है तो आवेदन पत्र आप कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और फीस आपको दोबारा जमा करनी होगी, फीस आपकी वापस नहीं होगी। कोई गलती हो गई दोबारा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए समय से अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लेना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जब आपका अंतिम तिथि हो गया उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन, परिवर्तन या एडिट या करेक्शन किए जाने हैं तो एक बार लिंक खोला जाएगा जो उन्होंने डेट दे रखी है आपकी 9 अप्रैल की। ठीक है, इसलिए समस्त अपनी प्रविष्टियों को जितने भी आपने उसमें फिल करना है एग्जैक्ट फिल कीजिएगा। ठीक है, एक बार करेक्शन के लिए लिंक खुलेगा उसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि गलतियाँ ना करें। ठीक है, और उसके बाद कोई भी दावा कुछ नहीं करेंगे। जब उसकी डेट चली जाएगी अवसर एक बार देंगे, लिंक एक बार खोलेंगे तो वहाँ पे भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा कि जब शुरू में फॉर्म भरे तो उसी समय इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की, अब आपने जो फॉर्म भरा है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग कार्यालय में अभी स्टार्टिंग में हम जमा नहीं करेंगे, अपने पास रखें। जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट भविष्य में कभी आयोग मांगता है इंटरव्यू के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसे अपने पास संभाल के रखें, लेकिन इसे आयोग को नहीं भेजनी है। ठीक है, जो भी अब आपको पता ही है प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कैसी होगी आपकी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। मुख्य परीक्षा में आपकी लिखित होती है और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा में सफल होंगे उनको क्या है साक्षात्कार या आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आयोग द्वारा मांगे जाने पर आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु
ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करोगे प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लेना, ठीक है। ये आपको रखना है। शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, ये जब आपका क्या होगा, जब आपका इंटरव्यू के टाइम पे ये काम आते हैं मेनली वैसे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आपको पद के लिए अनर्ह घोषित किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से पूर्व उनके, जैसे साक्षात्कार से पूर्व जैसे आजकल चल रहे हैं ना 18 तारीख से, जैसे अभी डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो इसी प्रकार जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप क्या करें, उन डॉक्यूमेंट को अपने संभाल के रखें, ठीक। और अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना ईमेल या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आवेदन पत्र में ज़रूर भरें। एग्जैक्ट नंबर अपना, बिल्कुल सही नंबर और सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, नगरों की सूची आपको दी जाएगी, वो आपको नगरों की नाम, नगर भी ध्यान से भरने हैं, ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में सेंटर इधर उधर कर दिया, ठीक। फिर है ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तु मुख्य लिखित परीक्षा एवं संपूर्ण प्रवीणता सूची तैयार के न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रस्तुत उल्लेख, कितने आपको नंबर लेने हैं मेन में, प्री में, मिनिमम एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो क्या है, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है परिशिष्ट 8 में, ठीक है। और जब न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करेंगे तभी आप मेरिट में आने पाएंगे, ठीक। आगे ये देखिए, और मेन एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होंगे आपके, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में। जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे ना, हल्द्वानी, हरिद्वार एवं देहरादून में क्या होगा, आपके मेंस एग्ज़ाम होंगे, ठीक। परीक्षा तिथि आपको जो आपका ये लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। इसलिए अपना सेंटर भी ध्यान से ज़रूर भरिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको जो एडमिट कार्ड है वो डाक से नहीं आएंगे, ऑनलाइन आपको निकालना है। EWS निकाल लेना, अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं इसमें मेन क्या है, और प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है इसका आयोजन माह जुलाई 2024 में किया जाना प्रस्तावित है। ध्यान रखिए कब है एग्ज़ाम आपका, जुलाई 2024 में। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने आपको मिलते हैं प्री की तैयारी के लिए, इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मार्च तो फॉर्म भरने में ही निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्री की डेट भी मेंशन हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है पद हमारे पास कितने हैं, ये देखिए, ये हैं आपके डिप्टी कलेक्टर यानी जो SDM वाला पद होता है आपका, ये है आपके 9 हैं। जनरल यहाँ पर 8 हैं। उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ पे 2 पद हैं, दोनों के दोनों क्या है, अनारक्षित हैं, ठीक। ये जो आपका DSP बनते हैं पुलिस उपाधीक्षक, ये 17 पद हैं, 9 जनरल के हैं। और ये देखिए यहाँ पे SC ST कुछ नहीं है, OBC का है, EWS नहीं है, SC के हैं, EWS के हैं। महिला के यहाँ पर 5 हैं और अनारक्षित के लिए यहाँ पे 3 पद हैं, ठीक है। पद भी अच्छे खासे आए हैं, जिला होमगार्ड्स, और यहाँ पर बाकी एक एक पद हैं, देखिए। और पदों की संख्या जो बाकी ज़्यादा है वो क्या है, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, विद्यालय शिक्षा विभाग में पदों की संख्या कितनी है, 58। जनरल के लिए 26 और उत्तराखंड महिला के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 पद हैं और उसमें से 8 पद अनारक्षित हैं। तो कितने पद हैं उत्तराखंड महिला के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें पदों की संख्या 58 है। उत्तराखंडी जनरल 26 पद हैं इसमें, और महिला के लिए, उत्तराखंड महिला के लिए 17 पद हैं और उसमें से 8 पद क्या हैं आपके, अनारक्षित है। तो पदों की संख्या अच्छी है, महिलाओं के लिए 17 पद हैं इसमें, ओके। जनरल के जो 26 पद हैं, महिलाओं के लिए, उत्तराखंड महिला के लिए 17 पद हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी एक एक पद है। थोड़ा सा वित्त अधिकारी के लिए यहाँ पर 14 पद हैं, जहाँ पर उत्तराखंड महिला के लिए 4 पद हैं, इसमें भी आपके 16 पद ठीक हैं। और उसके बाद जो पद सबसे ज़्यादा आए हैं वो हैं आपके राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग,
और यहाँ पर भी महिला के लिए 15 और अनारक्षित के लिए 8 पद हैं। तो देखिए पदों की संख्या, एक तो आपके विद्यालय शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी वाले में ज़्यादा है, कार्य अधिकारी में 53 पद हैं, बाकी तो पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है। अब इसमें 7 पद और इस प्रकार टोटल हमारे 189 पद हैं, ठीक है, जिसमें 105 जनरल कैटेगरी के लिए ही आरक्षित पद हैं। पदों की संख्या अभी रिक्तियाँ 189 हैं और घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये तो हमेशा ही रहता है, ठीक है, कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक, अभी आपका डिप्टी कलेक्टर, इसके लिए दिव्यांगता, यहाँ तो आपका दिव्यांग चलेगा नहीं, ठीक है, और बाकी इसमें जो मेंशन है उप शिक्षा अधिकारी के लिए दिव्यांग के लिए है। पद का स्वरूप राजपत्रित है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जितने ये क्रम संख्या 1 2 3 4 11 12 13 जो आपने लिस्ट पढ़ी ना भी पदों का नाम, अंतिम भारत में विधि द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, तो इनके लिए तो स्नातक चाहिए। उसके बाद क्रम संख्या 8 एवं 9 पर जो पद हैं उनके लिए अर्हताएं क्या हैं। 8 पर कौन सा है, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, इसके लिए आपको होना चाहिए परास्नातक, यानी आपकी पीजी डिग्री होनी चाहिए, एमएससी या एमए होनी चाहिए। आपके पद संख्या 08 जो कोड है उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी के लिए कितनी होनी चाहिए, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, एमएससी, एमए, एमकॉम, जो भी आपका पीजी की डिग्री है, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री। और परिवीक्षा अधिकारी के लिए क्या कहा गया देखते हैं, जो क्रम संख्या 8 है, विश्वविद्यालय या संस्था से, ये देखो, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातक करें। आपका जो होता है ना सोशल वर्क और सोशलॉजी से आप एमए, या तो आप सोशलॉजी वाले हो या आप क्या है आपका सोशल वर्क है, तो ये पद हैं, इनके लिए स्पेशल आपको पीजी चाहिए, ठीक है, ये 2 पद आप ध्यान रखिएगा। फिर अधिमानी है, जिनको अधिमान दिया जाएगा, ये पद संख्या 1 2 3 11 में प्रादेशिक तो आपका चलता ही है, या तो 2 वर्ष की सेवा करी हो प्रादेशिक सेना में, या आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, एनसीसी बी को भी यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 4 5 6 इस प्रकार जिला कमांडेंट के लिए, जिला पंचायत राज अधिकारी के लिए, और यहाँ देखिए एनसीसी का ये बीसी चलेगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर एनसीसी का बी चलेगा, यहाँ पर आपका एनएसएस, ये देखिए एनएसएस का आपका सी सर्टिफिकेट चलेगा और एनसीसी का बी चलेगा। ठीक, तो किसी किसी पद के लिए ये भी आपको प्रेफरेंस जैसे ये हैं। अब यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जो उप शिक्षा अधिकारी में है, बीएड वालों को, ठीक है, जिसने बीएड है प्रादेशिक सेना में और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर विधि स्नातक यानी जिसने लॉ किया है उसको प्रेफरेंस देंगे, और जिसे सामाजिक कार्य का व्यवहारिक करना, ये प्रेफरेंसल कंपलसरी नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्या है, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अगर आपको उनको बीएड मिल गया तो वो बीएड वाले एक बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, बगैर बीएड वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये थोड़ा पुलिस उपाधीक्षक के लिए तो, और यहाँ पे आपका जिला कमांडेंट के लिए क्या चलता है, आपके थोड़ा शारीरिक माप भी चलेंगे। ठीक है, ये देखिए 165 सेंटीमीटर इसके लिए है हाइट, और यहाँ 167, देखिए ये है जनरल के लिए, इस तरह से ये हाइट, और ये है, इनके लिए आपको फिजिकल भी थोड़ा चाहिए होगा। ठीक है, एज आपकी 21 से 42 है, 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष होनी चाहिए और 42 से अधिक नहीं होना। जन्म कब होना चाहिए, 1 जुलाई 2003 के बाद और 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एज कब होनी चाहिए लास्ट, 2 जुलाई 82 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, जुलाई में ही इसकी आयु काउंट की जाएगी। अब छूट किसको मिल रही है भाई, अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगी, दिव्यांग को मिलेगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को मिलेगी, और पूर्व सैनिकों को जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा कर ली उन्हें ये आयु की छूट मिलेगी। ठीक है, ये देखिए ये छूट भी
खास लोगों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्त के अतिरिक्त कार्य की ये सब डिप्लोमा रखते हैं, समाज सेवा का डिप्लोमा रखते हैं, 1 वर्ष की छूट। आरक्षण तो आपको मालूम ही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, आरक्षण का अनुभव नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य के अधिवासी नहीं हैं उन्हें SC ST OBC और आपका EWS, पूर्व सैनिक, निःशक्त, दिव्यांग, PH, आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अनाथ बच्चे और महिला श्रेणी के अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के अधिवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। आपकी बार ये क्लियर है, जो उत्तराखंड के होंगे उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। ये हो गया आपका। दिव्यांगजनों के लिए 40% की विकलांगता होना आवश्यक है, पूर्व सैनिक का है। और यहाँ पर राष्ट्रीयता क्या है, भारत का नागरिक हो, ये सब तो आपकी राष्ट्रीयता वगैरह है। ये हो गई। अच्छा जी, तो चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, वैवाहिक वाला है, शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए। ठीक है, चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। चलो ये तो देखा जाएगा। अब आप ये जो आपका वेबसाइट है, ठीक है, विज्ञापन का, इस पे जाएं, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन देखने के बाद UKPSC.net.in पर जाकर मेनू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। ये आवेदन जब आप प्रोसीजर करेंगे ना अप्लाई ऑनलाइन का, तब ये चीज़ें शुरू होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे आप, आयोग की वेबसाइट इस पे या इस पे जाएंगे। जब हम आप देखें, विज्ञापन देख लें, उसके बाद आप इस पे जाएंगे, मेनू का जो बार आएगा उस पर हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे। उस पर एडवर्टीजमेंट, डिटेल, इम्पोर्टेंट डेट एवं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म का अवलोकन आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई नाउ जैसी करेंगे, उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा और उस लॉगिन, उसके बाद क्या करेंगे आप, सही जानकारी भरकर लॉगिन हेतु पासवर्ड बनाकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये तो आप किसी खुद भर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो किसी बढ़िया वाले साइबर कैफ़े में जाके अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी हमने आपको जितनी भी इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको बता दी। शुल्क इसमें ये है, अनारक्षित के लिए 150 है, ठीक है, और टोटल ये 172.30 है। OBC के लिए भी इतना ही है। आपके SC ST के लिए ये फ़ीस है, और EWS के लिए भी इतनी फ़ीस है, और PH के लिए सिर्फ ये लगेगा, और अनाथ बच्चों के लिए आपका कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला, इन सब के लिए जिस वर्ग में आएंगे, चाहे SC ST वगैरह वगैरह में, जो इस वर्ग में आएंगे उसी की फीस देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्देश। सबसे पहले क्या है, इसके अंक मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार में नहीं जोड़े जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है आपका, आपकी मेरिट बनती है, लेकिन ये नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। स्क्रीनिंग है, छठवीं परीक्षा है। ठीक है, 2 पेपर होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ऋणात्मक, निगेटिव मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या आएगा आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका CSET भी कहते हैं, CSET आएगा। मैथ्स, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 33% इसमें नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, और जो रिज़ल्ट आएगा आपका प्री एग्ज़ाम का, वो केवल आपके जो पहला पेपर है, ठीक है, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। ये सिर्फ, लेकिन यहाँ पर भी आपको 150 नंबर का पेपर है, और आपको उसमें से 33% नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो इसका 33% आपका कितना होता है देख लेते हैं, 5 या 15, और ये आपका गया 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 5 10, कितने नंबर बनते हैं ये, 3 5 15, और 16 या 48, यानी आप मान के चाहिए आपको 50 नंबर इसमें लाने हैं। 150 का 1/3 आपको लाने हैं इसमें, अब कम से कम इतना नंबर। ठीक है,
50 नंबर के ऊपर। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें कम से कम 70-80 नंबर करके आएँ। 50 नंबर के ऊपर आपको ये लाने हैं, ठीक है। ये है क्वालिफाइंग नेचर का, 33% इसमें आने चाहिए, नंबर इसमें जुड़ेंगे नहीं, कैलकुलेटर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब जो है आपको सारी परीक्षा केंद्र पर ही देना होगा, जहाँ पे आपको मिलेगा। आप अंगूठे का निशान ध्यान से देखिएगा, अंगूठे का निशान कई बार गलत लग जाता है, तो अंगूठे का निशान कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो अंगूठे का निशान ज़रूर है। आप क्या करेंगे, जब आंसर की आएगी तो उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। 50 रुपये। आप विज्ञापन को ज़रूर पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि कई बार जब हम अपना उसके बाद RTI डालते हैं या कोर्ट वगैरह जाने की तैयारी करते हैं, तो जब हमें विज्ञापन हमारे पास रहेगा तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। अब इसमें आ गया आपका गलत उत्तरों के लिए आपको क्या है, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, ठीक है। और 1/4, 1/4 इतना नंबर आपका काटा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो 1/4 नंबर आपका 0.25 इसमें काटा जाएगा। 1 से अधिक उत्तर देंगे तो गलत माना जाएगा। अब चाहे वो 1 सही भी हो, लेकिन अगर आपने 2 गोले कर दिए तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, आपका गलत उत्तर माना जाएगा और दंड 1/4 कट, ठीक है। नहीं किया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड, आपने उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा है तो माइनस मार्किंग नहीं होगी, गलत के लिए माइनस मार्किंग होगी। और 2 गोले 3 गोले भरे हैं तो भी क्या होगी, माइनस मार्किंग होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद जब मेंस का आता है, प्री क्वालिफाई जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म मेंस के लिए खुल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है आपका मेंस के लिए। और जी तो मेंस की सारी प्रोसेस है। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए लिया जाएगा। हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंक तालिका में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, ठीक है। तो जब मेंस का फॉर्म भरेंगे तो डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, ठीक। मुख्य परीक्षा आयोजन 3 सेंटर बता दिए हैं, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार। ये मेंस के लिए है आपकी, ठीक है। और मेंस में क्वेश्चन आंसर बुकलेट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर आपको आंसर होते हैं वहीं पे लिखना होता। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर में कहीं भी ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन अब ये है कि क्वेश्चन उसी पे लिखे होते हैं आपको, तो आप वहीं से क्या कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के नीचे स्पेस दिया होता है आपको आंसर लिखने के लिए, ठीक है। नकल आपको पता ही है, क ख ग लिखेंगे, कहीं पे अपना नाम नहीं लिखेंगे, ये तो आपकी मेंस की बातें हैं। और फिलहाल ये देखिए, तो मेंस की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। साक्षात्कार का है। और उसके बाद आगे देखेंगे लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा। थोड़ा सा हम आपके लिए देखना चाहते हैं थोड़ा सा सिलेबस, ठीक है। घड़ी घुड़ी भी, अब तो शायद घड़ी भी अलाउड नहीं है। कैमरा, मोबाइल, पेजर, स्कैनर, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, ये देखिए घड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक पर अब शायद अलाउड नहीं होती है। बाकी आपके कुछ जो आपके मेंशन होते हैं वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो जाते हैं। ये सेंटर हैं आपके, ठीक है। ये आपको 13 सेंटर दिए जाते हैं शायद। अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, नई टिहरी, मुनिकीरेती, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या कोशिश कीजिए कि अपने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का आयोजन देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में ही होगा, ठीक है। अब ये है आपका एग्ज़ाम की जो फॉर्मेट है, कैसे होगा। प्री होगा वस्तुनिष्ठ, मुख्य होगा लिखित, साक्षात्कार अलग से। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का आएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आएगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क, समय 2 घंटे। ध्यान दीजिएगा, आप इसे बहुत ज़रूरी है। ये आपका सामान्य बुद्धिमत्ता जो CSET का पेपर आता है, इसमें हर क्वेश्चन 1.5 अंक का होगा, तो कटेंगे भी इसके 1/4। ध्यान रखिए, कटेंगे भी 1/4, ठीक है। 1.5 का 1/4। 150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 2 घंटे का टाइम इसको मिलेगा। और इस प्रकार कुल क्या होंगे, इसके 300 नंबर होंगे। मेरिट जो आपकी बनेगी वो 150 नंबर में से ही बनेगी। इसमें से आपको लाने हैं 33%, ठीक है। 150 का 33% कितना होता है आप निकाल लीजिएगा, 50-55 के आसपास जो भी है। कोशिश कीजिएगा 60 नंबर लाने की। सिलेक्शन अगर यहाँ अच्छा कर लेते हो आप तो सिलेक्शन प्री में कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा और सामान्य अध्ययन जो फर्स्ट पेपर में जो नंबर आएंगे उसी के आधार पे क्या होगी, आपकी मेरिट बनेगी। अब ये मुख्य परीक्षा है, लिखित प्रकृति की होगी। तो इस बार क्या किए गए चेंजेस, आपके
यहाँ से 2 उत्तराखंड के पेपर जोड़े गए हैं। और इस वाले पेपर से जो मैथ्स आती थी 120 नंबर की वो हटा दी गई है। अब यहाँ पे आपका सिर्फ क्या आएगा, आपका नीति शास्त्र का पेपर आएगा आपका। ठीक जी। 4th पेपर 4 तो ये जो पहले से चले आ रहे हैं, और अब 2 गड़बड़ हुए हमारे ये। अब ये किसके लिए फ़ायदे में रहते हैं, किसके लिए नहीं रहते हैं, डिमांड थी। तो अब देख लेते हैं आगे, जब प्री निकलेगा तो तब तैयारी लेकिन मेंस की पहले कीजिए। ठीक है। ये है मुख्य परीक्षा में क्या क्या आ गया है। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में 35% नंबर लाना अनिवार्य होता है, वरना आपकी और कॉपियां चेक नहीं होंगी। जब तक आपके सामान्य हिंदी में 35% नंबर नहीं आते हैं, 300 नंबर का पेपर है, 35% लाना अनिवार्य है, वरना आपकी बाकी कॉपियां चेक इसमें नहीं होती हैं। देखिएगा, अभी प्रथम प्रश्न पत्र है। 150 में से अनिवार्य रूप से 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे। 150 का 1/3 कितना हुआ, 50 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे। बाकी 100 नंबर आपका ऑल ओवर बाकी जीएस आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। यहाँ से आपका ये भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन सभी है। प्रागैतिहासिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, इस्लाम है, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय हैं, भारत के वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम विश्व युद्ध, भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद ये देखिए, इतना टॉपिक आपका उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति का है। सारा का सारा जो आप पढ़ते रहते हो, उत्तराखंड पे आपका विशेष ध्यान रहता है। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भूगोल है, जितनी भी डिटेल भूगोल की है, भारत का भूगोल, और लास्ट में ये उत्तराखंड का भूगोल भी है। यूनिट 3 में आएगा राज्य व्यवस्था आपका, पॉलिटी। ठीक है, ये देखिए आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे, उत्तराखंड की आपकी राज व्यवस्था, सभी कुछ ये आ गया है उत्तराखंड में जो चल रहा होगा आजकल। फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास आ जाता है आपका, इकोनॉमिक्स का पेपर है, सब कुछ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक हो गया आपका। और ये आपका यहाँ पे सामान्य विज्ञान आ गया आपका, साइंस एंड टेक। ओके, इसमें भी सब कुछ आएगा। और यहाँ पे स्टेट आपका देखकर, स्टेट, नेशनल और आपका इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स जो होते हैं वो सब आपके इसमें आ गए, जो आप पढ़ भी रहे होंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ये हो गया। दूसरे में क्या आएगा भाई, देखते हैं। प्रश्नों की संख्या 100 आएगी, पूर्णांक 150, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो बताइए माइनस मार्किंग इसमें भी चलेगी। प्रश्नों की, अब इसमें यूनिट 1 में क्या है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के होंगे। देखिए 80 क्वेश्चन है। ठीक है, अब किससे आएंगे, ये जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, ये देखिए, सांख्यिकी, विश्लेषण, चार्ट चूट वगैरह। यूनिट 2 आपके प्रश्न होंगे 20 और 30। इसमें एक तो अंग्रेजी भाषा का आएगा आपका, कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, पैरा दिया रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए, और ये हिंदी भाषा का आएगा। ठीक, ये आ गया आपका हिंदी भाषा। अब ये है मेंस का। मेंस की चर्चा अभी नहीं करेंगे, इसमें हिंदी होता है, 3 घंटे का पेपर, 150 नंबर का है। और निबंध है, अधिकतम अंक 150, 3 घंटे। और इसके बाद आपके जो बाकी पेपर होंगे वो 200-200 नंबर के होंगे। 8 पेपर में से 6 पेपर आपके 200-200 नंबर के होंगे। और ये देखिए, ये डिमांड थी, तो ये है उत्तराखंड राज्य की जानकारी। और एक उत्तराखंड का पेपर ये है, इसमें इतिहास है, ब्रिटिश शासन, उत्तराखंड के जन आंदोलन, जो आप प्री में पढ़ते हैं, यह है उत्तराखंड का। और इसमें उत्तराखंड का भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपदा और मानव संसाधन, शिक्षा, ये है आपकी इंटरव्यू। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट। बाकी एग्जामिनेशन स्कीम तो अब ये इंग्लिश में आ गया आपका। ठीक है, ये आपका सिलेबस पूरा इंग्लिश में आ जाएगा इस तरह से। और ये देखिए, हिंदी इंग्लिश तो दोनों देना ही पड़ता है। उसके बाद रिटर्न टाइप हो गया, ये आपका पूरा चलेगा अभी। बाकी आपके ये सर्टिफिकेट बनेंगे। और 20 नवंबर में दिव्यांगजन, ये आपके देखिए सर्टिफिकेट के नंबर आ गए। अब तो सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं भाई, देख लेते हैं ज़रा। सर्टिफिकेट भी कौन कौन से आपको चाहिए होंगे, बहुत आगे बढ़ गए। ये तो हो गया। अब यहाँ से सर्टिफिकेट का
सबसे पहले SC/ST के लिए, ठीक है, ये SC/ST का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आपको प्रस्तुत कब करना है? बाद में, मीन्स में आपको ये भेजने पड़ते हैं, ठीक है। पिछड़े वर्ग OBC का सर्टिफिकेट आपके है, और ये आपका स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों के लिए, ये आपका दिव्यांग PH, और ये आपका अर्थ EWS का है, और दिव्यांगजन को जो हमारा श्रुत लेखक वगैरह मिलते हैं, फिजिकल लिमिटेशन एग्जामिनेशन राइट, और ये आपके इस तरह से दिव्यांगजन का जो सर्टिफिकेट है इस तरह से, और ये है जो ऊंचाई के नाप तौल में आप छूट चाहते हैं कुछ हिली एरियाज़ वाले लोगों के लिए, एक्सपीरियंस जो किसी विभाग में नौकरी करते हैं, न्यूनतम अर्हकारी अंक, ये हैं आपके मेंशन। न्यूनतम अर्हकारी अंक अनारक्षित के लिए 35% प्री में, मेंस में 40% और इंटर में 45% जनरल के लिए है। उत्तराखंड अनारक्षित, उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड अनाथ, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए, इसी की EWS में आपका 30% प्री में, 35% यहाँ, और इस तरह से ये है आरक्षण की। EWS के लिए 30%, ये प्री में 30% लाने हैं, मेंस ये क्वालिफाइंग है, ये लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। इस प्रकार ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये देखिए सब कुछ इसमें मेंशन है, और ये आपको सत्यापन साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना है। अभी ज़रूरत नहीं है, पहले हम अच्छे से क्या करते हैं देख लेंगे इन चीज़ों को जब आपका कभी मेंस का। इस तरह से हमने आपको एक कंप्लीट जानकारी दी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप सिलेबस भी देख लीजिएगा, और अगर चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं पूरे के पूरे विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, लेकिन हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम तभी टेलीग्राम चैनल पे से अपलोड करेंगे। ओके, तो तैयारी कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। फॉर्म भरना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और अपने अच्छे से, और हाँ जुड़े रहिए हमारे साथ। हम क्लासेस भी आपको करवाते रहते हैं, मैथ की क्लासेस हम मेनली करवाते हैं आपको। तो आपका जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है ये हम आपके लिए कोशिश करेंगे, जिम्मेदारी हम